नमस्कार। केजीएसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। यह विषय उनके लिए बहुत आवश्यक है और जरूरी है जो पीएचडी कर रहे हैं या पीएचडी की सोच रहे हैं, क्योंकि आज हमने अपने विषय के चर्चा का जो विषय रखा है उसमें रखा है कि जो सिनॉप्सिस है, इस सिनॉप्सिस हमारे लिए किस प्रकार जरूरी है, सिनॉप्सिस का प्रयोग कहां पर किया जाता है और सिनॉप्सिस बनाने के जो रूपरेखा है, जो क्रम है, वो क्या होता है। तो यह वीडियो उन छात्रों के लिए या ऐसे लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो पीएचडी में इनरोल्ड हो चुके हैं या होना चाहते हैं या होने वाले हैं। तो हम चर्चा कर रहे हैं अभी सिनॉप्सिस पर, वो भी सिनॉप्सिस का जो हमारा विषय है वो है पीएचडी सिनॉप्सिस। ऐसे छात्र जो पीएचडी में सिनॉप्सिस बनाए, मुझसे बहुत से छात्र पूछते भी हैं कि सर सिनॉप्सिस की बड़ी समस्या आ रही है, कैसे बनाएं, सिनॉप्सिस होती क्या है, सिनॉप्सिस के उद्देश्य क्या होते हैं, क्यों बनवाई जाती है, इन सारे बिंदुओं पर हम अभी चर्चा करेंगे। तो सिनॉप्सिस जो है ये कोई, जब हम अपनी पीएचडी स्टार्ट करते हैं तो जो हमारी पीएचडी है उसका हम कह सकते हैं एक प्रकार से रूपरेखा है, यानी एक आउटलाइन है। हम कह सकते हैं कि सिनॉप्सिस एक छोटा या संक्षिप्त स्पष्ट दस्तावेज है जो बताता है कि हमें पीएचडी या हमारी पीएचडी किस क्रम में रहेगी, हमारे पीएचडी करने के उद्देश्य क्या है, हमारी पीएचडी में हाइपोथेसिस कैसी होगी, हमारे पीएचडी के उद्देश्य क्या है, मेथोडोलॉजी क्या होगी और एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या होंगे। इन सब विषयों को या इन सब बिंदुओं को हम अपनी जो पीएचडी सिनॉप्सिस होती है उसमें हम शामिल करते हैं। तो सिनॉप्सिस में सबसे पहले हम देखते हैं कि यह एक पीएचडी सिनॉप्सिस एक छोटा और संक्षिप्त एवं स्पष्ट दस्तावेज होता है। हम कह सकते हैं यह जो हम पीएचडी कर रहे हैं उसका एक प्रकार से क्या है, आउटलाइन है, उसका एक प्रकार से क्या है, आउटलाइन है। पीएचडी और अगर इसको संक्षिप्त भाषा में कहें तो इसे शोध का नक्शा भी कह सकते हैं, हम मैप भी कह सकते हैं कि हम पीएचडी इन बिंदुओं पर प्रारंभ करेंगे या इन बिंदुओं पर बनाएंगे। फिर हम और आगे चलते हैं तो देखते हैं सिनॉप्सिस में किन किन बिंदुओं को शामिल किया जाता है। तो हम सिनॉप्सिस बनाने के लिए सबसे पहले टाइटल ऑफ रिसर्च, यानी जो हमारे शोध का शीर्षक है, हम उसको इसमें शामिल करते हैं। उसके बाद हम परिचय यानी इंट्रोडक्शन को शामिल करते हैं। देखो बच्चा, मैं यहां पर एक बात आपको बता दे रहा हूं कि जो सिनॉप्सिस होती है, सिनॉप्सिस कोई बहुत बड़ा और लार्ज डॉक्यूमेंट्स नहीं है, दस्ता नहीं है, बल्कि हम इसको केवल 10 से 15 पेज में शामिल करते हैं। बहुत बड़ा नहीं, केवल 10 से 15 पेज में अपनी बात रखने का प्रयास करते हैं। और यह हमारी जो शोध है उस शोध को पहले से हम बता देते हैं। आरडीसी टीम है, जो आरएसी टीम है, कि भैया देखो ये हमारा शोध का शीर्षक है, ये हम इस तरीके से अपना शोध करें। यानी शोध के पहले हम लोग संक्षिप्त रूप में उसकी रूपरेखा दे देते हैं बोर्ड को और फिर वो उसको अप्रूव करते हैं, तो हमें पीएचडी के लिए वैलिड कहते हैं कि हाँ अब आप पीएचडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जब सिनॉप्सिस बनाते हैं तो उसमें टाइटल यानी शीर्षक की बात करते हैं, फिर हम उसमें इंट्रोडक्शन 1 से 1.5 पेज का इंट्रोडक्शन भी शामिल करते हैं। उसके बाद शोध का क्या औचित्य रहेगा, शोध हम क्यों कर रहे हैं, उसका क्या महत्व है, इन बिंदुओं को भी उसमें हम शामिल करते हैं। फिर इसके बाद आरओएल का मतलब है कि जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, अर्थात हमारे शोध के पहले भी कुछ शोध हो चुके होंगे तो उन शोध को इसमें शामिल करते हैं और उनके सारे विषयों को हम यहाँ पर, क्यों अभी तक हमारे जो समस्या थी, शोध का विषय था, इस पर पहले क्या क्या शोध हो गए हैं, उन बिंदुओं को हम इसमें शामिल करने का प्रयास करते हैं। फिर हम इसमें देखते हैं शोध की समस्या, ठीक है, ये तो हम पहले ही शीर्षक में ले लेते हैं लेकिन यहाँ पर भी बता सकते हैं। फिर हम सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है हमारे थीसिस का ये कि जो ऑब्जेक्टिव है, इन ऑब्जेक्टिव्स को हम कैसे बनाएं या ऑब्जेक्टिव होते क्या है। तो अभी मैं इन पर अलग से चर्चा करूंगा, लेकिन सिनॉप्सिस बनाने के लिए हमें एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट भी होता है, इसको भी हम शामिल करते हैं। हाइपोथेसिस, देखो बच्चा मैं यहां पर आपको बता दूं, ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस, जब भी हम अपना शोध प्रारंभ करते हैं तो ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस बहुत अधिक नहीं बनाना चाहिए। मेरे साथ भी कुछ लोग शोध कार्य किया है, उन्होंने रिसर्च किया तो 7-7, 8-8 ऑब्जेक्टिव उन्होंने रखे। हाइपोथेसिस की संख्या भी बहुत होती है, नहीं इतना नहीं होता है, 2 से 3 हाइपोथेसिस होना चाहिए और 3 या 4 हमारे ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अभी हम इन पर और अच्छे से चर्चा करेंगे। बहुत अधिक हाइपोथेसिस और ऑब्जेक्टिव बनाने की आवश्यकता नहीं है, हमें कम ही रखना चाहिए
क्योंकि ये सिनॉप्सिस वो है कि हम अपने कार्य करने के पहले लोगों को बता दे रहे हैं कि हम इन बिंदुओं पर काम करें। अगर आप पहले ही एक्स्ट्रा बोल दोगे और बाद में एक्स्ट्रा काम नहीं कर पाते हो तो ये थोड़ा सा खुद में ही मजा नहीं आता। इसलिए हमें पहले कम बोलना चाहिए। सिनॉप्सिस में 2 से 3 ऑब्जेक्टिव रखते हैं हम, 2 हाइपोथेसिस रखते हैं। आप ज्यादा भी रख सकते हो लेकिन बहुत ज्यादा रखने की आवश्यकता नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस भी हम इसमें शामिल करते हैं। और जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है हमारा इसमें, वो है आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है, हम किस शोध विधियों का प्रयोग अपने सामाजिक अनुसंधान में कर रहे हैं या रिसर्च में कर रहे हैं, हमें उन सबको बताना है। डेटा कलेक्शन की विधियां क्या होंगी, डेटा एनालिसिस की विधियां क्या होंगी, आप किस रिसर्च डिजाइन का प्रयोग करोगे, हमें इन सब बिंदुओं को इसमें शामिल करना होता है और यह बताना भी होता है अपनी सिनॉप्सिस में। ठीक, चलो भाई आगे देखते हैं हम। फिर इसमें हमारे शोध के दौरान क्या क्या सीमाएं आएंगी, हम थोड़ा वो भी इसमें लिखेंगे। फिर चैप्टर प्लान, आप चाहो तो इस लास्ट में भी लिख सकते हो चैप्टर प्लान, आप चाहो तो पहले भी लिख सकते हो समस्या के बाद तुरंत, लेकिन अच्छा माना जाता है कि आप लास्ट में लिखो तो उससे समझ में आता है कि पहले आपने इस चीज को अच्छे से समझा है, फिर आप बता रहे हो कि हमारा चैप्टर प्लान क्या रहेगा, हम अपने शोध को किस रूप में प्रस्तुत करेंगे। और उसके लास्ट में आता है हमारा रेफरेंस। रेफरेंस यानी आप बाद में आपने कितनी भी शोध पढ़े हैं, कितने रिसर्च पेपर पढ़े हैं, कितने रिसर्च जो हो चुके हैं थीसिस को पढ़ा है, कितने आर्टिकल, उन सबको हम यहाँ पर लिखते हैं और इसकी भी अपनी एक अलग शैली होती है। तो ये तो मैंने अभी ये बताया कि सिनॉप्सिस में इन इन बिंदुओं को शामिल किया जाता है, लेकिन अब हम हर एक बिंदु पर थोड़ी सी गहराई के साथ चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस बिंदु का क्या मतलब है। चलो भाई अब आगे चलते हैं। पहला जो हमारा मिलता है, अब सिनॉप्सिस होती है पतले से एक होते हैं जिसमें 15 से 20 पेज, 15 से 18 पेज आप मान के चलिए, इतने पेज में अपन बनाते हैं। और जो पहला पेज होता है उस पर हम लिखते हैं शोध का शीर्षक, टाइटल ऑफ रिसर्च, यानी जो हमारी रिसर्च है उसके हम विषय को, जैसे आप अध्ययन कर रहे हो कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रवासियों का अध्ययन, या आप किसी भी ट्राइब्स पे अध्ययन कर रहे हो, महिलाओं पर, किसानों पर, कोई भी सामाजिक समस्या उस पर, तो आप सबसे पहले उस पर क्या लिखेंगे, अपने टाइटल ऑफ रिसर्च। बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, शीर्षक छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, स्पष्ट और विषय को दर्शाने वाला हो कि आप किस विषय पर शोध कर रहे हो, स्पष्ट एकदम क्लियर बात हो। शोध के विषय के जो तत्व है वो क्या हो, उसमें क्षेत्र के भी बारे में हम बताएं, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी करें और समस्याओं पर थोड़ा सा अपन चाहे तो यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इन सब की कोई जरूरत नहीं है। केवल हम यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, टाइटल ऑफ रिसर्च यानी शोध का शीर्षक लिखते हैं। ठीक है, हमारे पास आसपास की भाई शोध जब हम प्रारंभ करते हैं तो कोई हम ऐसा तो है नहीं कि ज्ञान हमें मस्तिष्क में हमारे पैदा है, जैसे कार्ल मैनिम ने कहा, तो ज्ञान मस्तिष्क में तो पैदा होता नहीं। हम सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में देखते हैं कि हमारी समस्याएं क्या है, उन्हीं में से किसी एक समस्या को चुन लेते हैं और उस पर शोध करते हैं। बस समाज विज्ञान में जो शोध का तरीका होता है वो बहुत ही वैज्ञानिक होता है, यानी हम बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं। अभी मैं बताऊंगा, ये सारे जो भारी भरकम शब्द हैं एकेडमिक हैं, लेकिन वो अच्छे हैं और हमारी शोध को बहुत आसान भी बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टाइटल ऑफ द रिसर्च यानी हमारे शोध का शीर्षक। उसके बाद जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पर उदाहरण के तौर पर लिखा है कि हम अध्ययन कर रहे हैं जैसे प्रवासन और ग्रामीण परिवारों पर उनका सामाजिक प्रभाव, प्रवासन और ग्रामीण परिवारों पर उनका सामाजिक प्रभाव, माइग्रेशन एंड इट्स सोशल इंपैक्ट ऑन रूरल फैमिली। अब जैसे मान के चलो मैं सोशियोलॉजी पढ़ाता हूँ या समाजशास्त्र के क्षेत्र से जुड़ा हूं, तो हमारे यहाँ क्या होता है, उसके हम लोग जोड़ देते हैं उसमें कि प्रवासन यानी प्रवास और ग्रामीण परिवार पर उनका सामाजिक प्रभाव, बस लास्ट में एक जोड़ देंगे, एक समाज शास्त्रीय अध्ययन, सोशियोलॉजिकल स्टडी, एक समाज शास्त्रीय अध्ययन। इसके साथ यदि आप किसी विशेष क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हो तो यहां लिख दोगे कि उस क्षेत्र के विशेष संदर्भ में, यानी आपने हर एक चीज को क्या कर दिया, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। और जब चीजें स्पष्ट होती हैं तो उनसे हम अपनी बात आसानी तक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहले जो होता है सिनॉप्सिस बनाने में, हम टाइटल ऑफ द रिसर्च यानी सबसे पहले हम टाइटल को शामिल करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो विषय है, जैसे मैंने
माइग्रेशन चुना, रूरल माइग्रेशन की बात की हमने, ग्रामीण प्रवास की बात की, तो उससे संबंधित 1 से 1.5 पेज में मात्र, मैंने लिखा भी है, परिचय जो इंट्रोडक्शन है वो मात्र से 1 से 1.5 पेज में ही हम शामिल करते हैं, इससे अधिक नहीं। यानी जो परिचय है वो हम 1 से 1.5 पेज में शामिल करेंगे, बिल्कुल स्पष्ट भाषा में हम लिख देंगे विषय के बारे में, यही परिचय। फिर उसके बाद अगर हम और बात करें तो हमारा आता है तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। किसकी बात करते हैं हम लोग? रिव्यू, और ROL कहते हैं इसको, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ROL, साहित्य की समीक्षा। इसमें होता क्या है, साहित्य की समीक्षा में हम क्या करते हैं कि मान के चलो कि मैं ट्राइब्स पर अध्ययन कर रहा हूं, तो अभी तक ऐसा है नहीं कि मैं एक अद्वितीय हूं और मैंने ही ट्राइब्स पर अध्ययन प्रारंभ किया। हमसे पहले भी बहुत से जो अध्येता रहे हैं या जो रिसर्चर रहे हैं उन्होंने काम किया होगा, तो हम उनके कार्य को पहले लेते हैं और उनके कार्य को देखते हैं, उन्होंने क्या क्या रिसर्च किया, चीजों को समझते हैं, और उसके आधार पर जो रिसर्च गैप होती है उसको हम अपने शोध में आगे बढ़ाते हैं। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है और इसको हम अपनी सिनॉप्सिस में भी शामिल करते हैं। यानी रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब है हमारे शोध के पहले जितने भी काम हो चुके हैं हम उनको अध्ययन करते हैं और एक सारांश के रूप में लिखते हैं कि बैरियर एल्विन ने ये कहा है, DN मजूमदार ने ये कहा है, LP विद्यार्थी ने कहा, उन सब चीजों को लिख लेते हैं एक एक पैराग्राफ में। इसके बाद हमें अभी इस क्षेत्र पर काम करने की आवश्यकता है, तो जो आप रिसर्च गैप देखते हैं उस पर ही काम प्रारंभ कर देते हैं। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और यह ज्यादा नहीं होना चाहिए। सिनॉप्सिस में, थीसिस में तो आप 30-40 पेज भी लिखोगे तो चलेगा, पर इतना नहीं लिखना है। बहुत महत्वपूर्ण जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर होते हैं जो सीधे हमारे समस्या से जुड़े होते हैं, हमारे टाइटल से, उनको ही शामिल करते हैं। इसको हम 2 से 3 पेज में ही बताते हैं और अपने सिनॉप्सिस में शामिल करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है ये हमारे सिनॉप्सिस का, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो मैं फिर से आपको रिवाइज कर दे रहा हूं कि सबसे पहले हमें क्या करना है, टाइटल ऑफ रिसर्च, यानी रिसर्च का हमें टॉपिक चुनना है। रिसर्च का टॉपिक चुनने के बाद हमने बताया कि हमें उसका क्या करना है, फिर परिचय को शामिल करना है, और परिचय के बाद हम देखते हैं कि हमें फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर को शामिल करना है। ठीक है, फिर और आगे चलते हैं और यहां पर हम देखते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, आप अपनी शोध में करोगे क्या, आपकी शोध में आप किन किन बिंदुओं को शामिल करना चाहे। तो अब हम शामिल करते हैं चौथे पॉइंट पर अपनी सिनॉप्सिस में ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव होते क्या है? तो ऑब्जेक्टिव का मतलब है, जैसे मान के चलो कि मैंने सहरिया ट्राइब्स पे अध्ययन किया, तो मेरा पहला ऑब्जेक्टिव था सहरिया, जिस क्षेत्र में मैं अध्ययन कर रहा था, कि उस क्षेत्र में सहरिया जनजाति की जनांकीय एवं भौगोलिक स्थिति को जानना। ऐसे ही आपकी भी कोई हो सकती है, तो आप इसमें टू स्टडी करेंगे, ठीक है, कि हमें क्या जानना है, हमें क्या क्या अध्ययन करने। तो जो भी अपनी आपकी समस्या है, महिलाओं पर, किसानों पर, स्लम्स एरिया पर, बच्चों पर, वृद्धों पर, पर्यावरण पर, इकोनॉमी, उनके हम लोग केवल ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं बनाते, केवल 4 ऑब्जेक्टिव, मैं अगर अपने पर्सपेक्टिव से बताऊं तो हमें 4 ऑब्जेक्टिव ही शामिल करना है। और इन 4 ऑब्जेक्टिव पर हम क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्टिव होते हैं इन्हीं के आधार पर फिर हम अपने चैप्टर बना लेते हैं। ठीक है, फिर हम अपने थीसिस के अध्याय बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पहला जो हमारा अध्याय होगा वो किससे हो जाएगा, परिचय से संबंधित, इंट्रोडक्शन से। दूसरा चैप्टर जो हो जाएगा वो हमारा किससे हो जाएगा, आपका ROL से संबंधित हो जाएगा, मेथोडोलॉजी से। अब जो तीसरा चैप्टर होगा, तीसरे चैप्टर में मेरा पहला ऑब्जेक्टिव होगा, फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव, फिर तीसरा ऑब्जेक्टिव और चौथा ऑब्जेक्टिव, और जो लास्ट में चैप्टर बचेगा उसमें हम कंक्लूजन करते हैं। यही हमारे थीसिस का क्रम होता है। तो जब हम ऑब्जेक्टिव लिख रहे होते हैं तो ऑब्जेक्टिव हमें बहुत सावधानी से लिखना होता है और ज्यादा ऑब्जेक्टिव शामिल नहीं करना, केवल 4 ऑब्जेक्टिव अपनी सिनॉप्सिस में रखना, बिल्कुल स्पष्ट, छोटे छोटे, कि हम यह अध्ययन करना चाहते हैं, यह अध्ययन करना चाहते हैं। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पर बताया कि हम 3 से 4 उद्देश्य शामिल करते हैं। जैसे हमने जो ग्रामीण प्रवास लिया था उसमें हमने पहला लिया कि ग्रामीण परिवारों में प्रवासन के लिए उत्तरदायी प्रमुख सामाजिक आर्थिक कारकों का परीक्षण करना। यानी पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि क्या सामाजिक आर्थिक कारक है उनको देखना जिसके कारण प्रवास बढ़ रहा है, एक ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि प्रवास का परिवार की सामाजिक संरचना, भूमिका और जिम्मेदारी पर, जब प्रवास होता है तो ग्रामीण सोशल स्ट्रक्चर में क्या चेंज होता है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में क्या चेंज होता है, का अध्ययन करना। प्रवास के पीछे छोटे बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण पर
पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना। बिल्कुल, हम जब देख रहे हैं कि मैंने भी इनमें हाइपोथेसिस ऑब्जेक्टिव में जो उद्देश्य शामिल किए, बिल्कुल भाषा स्पष्ट होना चाहिए। अब हमारा एक चैप्टर ए बन जाएगा, दूसरा चैप्टर ए बन जाए, तो अब जो मेरा पहला ऑब्जेक्टिव है, अब मैं इसमें या तो अपनी प्रश्नावली बना लूंगा, क्वेश्चन आयर तैयार कर लूंगा। इससे मैंने 15 प्रश्न तैयार कर लिए, इससे मैंने 15 प्रश्न तैयार कर लिए, इससे भी मैंने 15 प्रश्न तैयार कर लिए। 10-15 प्रश्न हमारे सामान्य हो जाते हैं, वहां की भौगोलिक स्थिति के बारे में, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, उनकी आय का स्तर क्या है, तो हमारे यहाँ से 70 प्रश्न तैयार हुए। और इन 70 प्रश्न का फिर बाद में हम फील्ड पर जाते हैं, लोगों से या तो प्रश्नावली अनुसूची का प्रयोग करते हैं, या प्रश्नावली का प्रयोग करते हैं, ठीक है, या साक्षात्कार का प्रयोग करते हैं, पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन के माध्यम से हम उनसे डेटा लेते हैं, फिर डेटा का एनालिसिस करते हैं, और इसी प्रकार से हमारी थीसिस भी बनती है। तो ऑब्जेक्टिव जो है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव कितने शामिल करते हैं? केवल हम 3 या 4, इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं बनाना है। अगला पॉइंट आता है हमारा हाइपोथेसिस का। अगला पॉइंट जो है वो हमारा हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बहुत कम रखना है, बहुत अधिक नहीं। और हाइपोथेसिस होता क्या है? यह एक ऐसा कथन है जो शोध के पहले बनाया जाता है, जो सत्य सिद्ध भी हो सकता है और असत्य। आपके कल्पना के विचार हैं, आपने यहाँ पर लिख दिया। जब आप शोध में, आप अध्ययन क्षेत्र पर गए और अध्ययन क्षेत्र पर आपने डेटा का कलेक्शन किया और उसके आधार पर पाया कि आपकी जो हमारी जो हाइपोथेसिस थी वो या तो सही सिद्ध हो या असत्य सिद्ध। तो हाइपोथेसिस केवल हमें 2 या 3 ही रखना है, ज्यादा हाइपोथेसिस नहीं रखना होती है। और हाइपोथेसिस बनाते समय सबसे जो महत्वपूर्ण बात है उसको आप समझिएगा कि हाइपोथेसिस में 2 वेरिएबल्स होते हैं, 2 चर होते हैं, और उन दोनों चरों के मध्य संबंध जरूर होना चाहिए। हाइपोथेसिस बहुत बड़ा सेंटेंस नहीं होना चाहिए, छोटा सेंटेंस और स्पष्ट होना चाहिए आपके, कि आप इस प्रकार का सोचते हो, शोध के दौरान वो सही भी सिद्ध हो सकता है और सही भी सिद्ध नहीं हो सकता है। फिर ये हाइपोथेसिस ऑब्जेक्टिव के बाद हम हाइपोथेसिस बनाते, और ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इनको हमें अपने शोध में शामिल करना ही होता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात, हर शोध में हाइपोथेसिस नहीं होती, प्रत्येक शोध में हाइपोथेसिस शामिल नहीं होती, क्योंकि जब हम क्वांटिटेटिव डेटा का एनालिसिस करते हैं तो वहां तो लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं जहां पर हम रिसर्च ऐसी होती है जहां पर हाइपोथेसिस की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे अगर आप एथनोग्राफिकल स्टडी करोगे तो वहां पर हाइपोथेसिस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हर शोध में हाइपोथेसिस शामिल हो आवश्यक नहीं है। ठीक है, चलो भाई अब आगे चलते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है मेथोडोलॉजी का, यानी जब आप अपना शोध प्रारंभ कर रहे हो तो आप किन किन विधियों का प्रयोग करोगे, ये महत्वपूर्ण है और ये हमें बताना होता है कि हम इन विधियों का प्रयोग कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें ये बताना होता है कि हम अपनी शोध जो कर रहे हैं उसमें हमारी रिसर्च डिजाइन क्या होगी। तो आप अपनी रिसर्च डिजाइन के बारे में बताएंगे कि हमारी जो रिसर्च डिजाइन है वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन है या हमारी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च डिजाइन, जो भी आप रिसर्च डिजाइन रखना चाहते हो, जैसी भी समस्या है, समस्या के आधार पर रिसर्च डिजाइन का चुनाव होता है। तो रिसर्च, फिर उसके बाद हम लोग शामिल करते हैं स्टडी, यूनिवर्स ऑफ द स्टडी। देखो यूनिवर्स थोड़ा सा टफ वर्ड है, लेकिन हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि यूनिवर्स होता क्या है। अगर आप यूनिवर्स को देखोगे तो लोग कहते हैं कि जो हमारे अध्ययन का क्षेत्र है वही यूनिवर्स है। नहीं, अध्ययन का क्षेत्र तो बहुत, मान के चलो कि मैंने अपनी शोध में लिखा कि मैं पूरे भोपाल जिले का अध्ययन कर रहा हूं, भोपाल जिले के विशेष संदर्भ में, स्पेसिफिक रेफरेंस ऑफ भोपाल डिस्ट्रिक्ट, तो मेरा भोपाल डिस्ट्रिक्ट पूरा यूनिवर्स नहीं है। भोपाल डिस्ट्रिक्ट में हमारा जो पॉपुलेशन ईयर है, मान के चलो कि हमने उत्तरदाता 18 से लेके 54 वर्ष तक ही शामिल किए, तो हमारा यूनिवर्स ये हो जाएगा, हमारा यूनिवर्स क्या होगा, 18 to 54 ईयर्स। हमारा यूनिवर्स, अब हमें बच्चों से कोई लेना देना नहीं है और 54 वर्ष से अधिक व्यक्तियों से हम उसमें शामिल नहीं करें। हमारा यूनिवर्स क्या है, अब इस यूनिवर्स में से हम क्या करते हैं, सैंपलिंग ले लेते हैं, निदर्शन का चुनाव कर लेते हैं। और यह निदर्शन की विधि आप कोई भी रह सकते हैं, किसी भी माध्यम से। आप रैंडम सैंपलिंग कर सकते हैं, आप सिनोबॉल सैंपलिंग कर सकते हैं, आप स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग कर सकते हैं, ठीक है, आप कोटा सैंपलिंग का चुनाव कर सकते हैं, वो आपने शोध के ऊपर होता है। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम रिसर्च डिजाइन बनाते हैं, उसके बाद हम यूनिवर्स का निर्धारण करते हैं कि हमारा यूनिवर्स क्या होगा, और फिर हम अपने डेटा कलेक्शन के लिए एक सिंपल तकनीकी का प्रयोग करते हैं कि हमारा क्या तरीका होगा। और उसके बाद हम करते हैं डेटा, जो हम जब सैंपलिंग कर लिया और डेटा को कलेक्ट करके लाए हैं,
तो डेटा कलेक्शन के लिए हमने पहले ही बता दिया है, या तो आप क्वेश्चन आयर का प्रयोग कर रहे हो, या फिर आप इंटरव्यू का प्रयोग करोगे, या ऑब्जर्वेशन का प्रयोग करोगे। सेकेंडरी डेटा, ठीक है, सोशियोलॉजी में तो बिल्कुल नहीं चलता है सेकेंडरी डेटा, अपने यहां नहीं वैलिड नहीं होता है। और फिर हम देखते हैं, या फिर हम फोकस्ड इंटरव्यू डिस्कशन कर सकते हैं, फोकस ग्रुप डिस्कशन इत्यादि के माध्यम से डेटा का कलेक्शन करते हैं। और जब हम डेटा कलेक्शन करके आते हैं तो फिर हम करते हैं डेटा का एनालिसिस। और डेटा का एनालिसिस आजकल तो बहुत सॉफ्टवेयर है, SPSS जैसे टूल है, उनका प्रयोग करके हम डेटा का क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो मीन के माध्यम से, काई टेस्ट के माध्यम से, टी टेस्ट के माध्यम से आदि कई तरीके से करते हैं। फिर हम इसके बाद जो हमारी सिनॉप्सिस है, उस सिनॉप्सिस में फिर हम क्या करते हैं, स्कोप ऑफ लिमिट्स यानी परिधि की सीमाएं हमारी शोध के दौरान, क्योंकि जब भी आप किसी विषय पर जब आप रिसर्च करते हो तो उसके सभी पक्षों पर आप अध्ययन नहीं कर सकते और किया भी नहीं जाए। कुछ पक्ष ऐसे होते हैं जो छूट जाते हैं। अगर आप सामाजिक पक्षों पर अध्ययन कर रहे हो तो आर्थिक छूट जाएंगे, राजनीतिक, तो आप कहोगे कि ये हमारे शोध के दौरान सीमाएं है कि हमने केवल इतनी ही वर्ग के लोगों को शामिल किया, इतनों को नहीं किया। यह केवल सामाजिक और सांस्कृतिक पक्षों के बारे में बता, राजनीतिक और आर्थिक पक्षों पर इसमें चर्चा नहीं की गई। ऐसी बहुत सी सीमाएं होती हैं, उन सबको हम इसमें शामिल कर लेते हैं, ठीक। और उसके बाद हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पर हम लास्ट में अपना चैप्टराइजेशन कर देते हैं कि हमारे शोध का चैप्टराइजेशन क्या होगा। सबसे पहले हम उसका परिचय लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे, फिर परिचय, फिर ROL शोध की पद्धति, ये चैप्टराइजेशन कर देंगे। इस हिसाब से हमारी सीरीज है। और लास्ट में आप जिस यूनिवर्सिटी में है उस यूनिवर्सिटी के हिसाब से आप अपनी संदर्भ ग्रंथ सूची में आप APA मॉडल का भी प्रयोग कर सकते हो, MLA मॉडल का भी प्रयोग कर सकते हो, या जो भी किताबें, रिपोर्ट, अखबार जो कुछ भी पढ़ा है आप उनके बारे में यहाँ पर शामिल। तो इस हिसाब से एक सिनॉप्सिस बनाई जाती है। और लास्ट में मैं फिर से कहना चाहता हूं कि सिनॉप्सिस बहुत बड़ा दस्तावेज नहीं है, इतने बिंदुओं को मैंने बहुत गहराई और डीप तरीके से बताया है, लेकिन आपको क्या करना है कि इनको पर आप देखोगे कि ये 15 पेज से अधिक नहीं होनी चाहिए आपकी। सिनॉप्सिस का मतलब है शोध के पहले की रूपरेखा है कि आप शोध किस हिसाब से करो। सिनॉप्सिस में बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलना है, सिनॉप्सिस में बहुत सूक्ष्म और संक्षिप्त बातें बोलना है। शोध में आप करके दिखाइएगा कि हाँ मैंने इतना कम बोला था लेकिन इतना मैंने इसको एनालिसिस किया और चीजों को बताया। तो ये सब चीजें को मैंने बताया जो सिनॉप्सिस में शामिल होती हैं। बाकी मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए और बनाता रहूंगा, और ये वीडियो से आपको कितनी जानकारी हुई, क्या हुई, इसका फीडबैक आप मुझे जरूर दीजिएगा। अब हम आपसे बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, नए विषय के साथ। जब तक नेक्स्ट वीडियो में आप इंतजार कीजिए, ठीक है, ओके।